वेल ह्यूमरल कंट्रोल अब देखना है, क्योंकि हमने लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल देख लिया था, उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों देख लिए थे। अब हम ह्यूमरल कंट्रोल को देखेंगे। तो ह्यूमरल कंट्रोल के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हम टिश्यू के ऊपर ब्लड फ्लो कंट्रोल करेंगे थ्रू हार्मोन्स। टिश्यू के ऊपर ब्लड फ्लो कंट्रोल करेंगे थ्रू हार्मोन्स। अब हमने इतने सारे लेक्चर्स भी सुने कि ये हम टिश्यू के ऊपर ब्लड फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कि टिश्यू के ऊपर ब्लड फ्लो कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, ना करें। वो इस वजह से करते हैं कि अगर जितना ज़्यादा टिश्यूज़ के ऊपर ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा तो हमारे पास इन दी एंड क्या होगा कि जो यही ब्लड फ्लो टिश्यूज़ में जाएगा, टिश्यूज़ से ब्लड फ्लो जो होगा वो हमारे पास वेन्स के अंदर आएगा, और वेन्स से फिर हमारे पास ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास हार्ट के अंदर आएगा, और फिर हार्ट उसी ब्लड फ्लो को क्या करेगा, पंप करेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्डिक आउटपुट। तो हमारे पास क्या होगा, एज अ होल अगर टिश्यूज़ के अंदर ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो हार्ट को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इन दी एंड क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इस हार्ट फेलियर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टिश्यूज़ के ऊपर ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर टिश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो हम टिश्यूज़ के ऊपर क्या करेंगे, टिश्यूज़ को डिप्राइव कर देंगे फ्रॉम दैट ब्लड, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे मेटा आर्टीरियल्स के ऊपर, ताकि टिश्यूज़ के ऊपर ब्लड जो है वो कम जाए, और फिर हमारे पास वो टिश्यूज़ जो है वो कम ब्लड भेजें वेन्स के अंदर, और फिर वेन्स से कम ब्लड राइट एट्रियम में आए, और हमारा कार्डिक आउटपुट जो है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आने लगे। अब इसी टिश्यू ब्लड फ्लो को हम देखेंगे कि हार्मोन्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं, एक आता है एपिनेफ्रिन और एक आता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो तो प्योरली वेजो कंस्ट्रिक्टर है, जिस जगह पे जाएगा वहाँ पे ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिस वेजल के ऊपर ये एक्ट करेगा वहाँ पे ये क्या कराएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। और वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा मीन्स क्या करेगा कि ये टिश्यू के ब्लड फ्लो को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब टिश्यू के ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर रहा है तो हमारे पास एक और चीज़ आपके दिमाग में और बिठा दूं कि अगर टिश्यू के ऊपर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ना तो हमारे पास क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारा कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ मीन्स कि हम इसको डिक्रीज़ करवाते हैं अप टू द नॉर्मल, ये नहीं कि पूरा है ना नॉर्मल से भी डिक्रीज़ करवाते हैं। डिक्रीज़ का मतलब जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है कि अप टू द नॉर्मल तक हम कार्डिक आउटपुट को लेकर आ रहे होते हैं। और कार्डिक आउटपुट को नॉर्मल तक कैसे लेकर आएंगे कि हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कराएं। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन एट आर्टीरियल्स और मेटा आर्टीरियल से क्या होता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो तो प्योरली क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। उसके बाद जो एपिनेफ्रिन है वो थोड़ा सा जो है ना वो चुलबुला किस्म का बंदा है। वो क्या करता है कि वो देखता है कि कौन सा रिसेप्टर अवेलेबल है। जैसे कि ब्लड है और ब्लड वेजल है, उसकी वॉल है, उसकी वॉल के ऊपर अगर हमारे पास देखेगा कि अगर है ना वो अल्फ़ा रिसेप्टर अवेलेबल है तो क्या कराएगा, अल्फ़ा रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। लेकिन स्केलेटल मसल के ऊपर जब वो जाएगा और देखेगा कि स्केलेटल मसल की वॉल के ऊपर हमारे पास बीटा रिसेप्टर भी है तो वहाँ पे जाके क्या करेगा, बीटा रिसेप्टर के साथ भी अटैच हो जाएगा, और बीटा रिसेप्टर फिर क्या करेगा, वो वेजो डायलेशन करवाएगा। बीटा रिसेप्टर क्या कराता है, वेजो डायलेशन। तो याद रखना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर जगह तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये जो एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, जो कि एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे पास रिलीज़ होता है, ये सिर्फ स्केलेटल मसल पे जाके बीटा रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है और वहाँ पे जाके ये वेजो डायलेशन करवाता है। और ये वेजो डायलेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो बंदे को बहुत ज़्यादा ब्लड की नीड होती है, तो ये ज़्यादा वेजो डायलेशन करवाएगा तो टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड हमें मिल जाएगा। तो ये एपिनेफ्रिन का एक काम था। उसके बाद जो है हमारे पास वो है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन बेसिकली इसका मेजर रोल जो है वो हम रीनल ब्लड फ्लो, रीनल आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना कि एंजियोटेंसिन दो तरीके से काम करता है। एक कि वो आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन कराएगा, ठीक है, जिसको हम बाकी दूसरे चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है कि ये ब्लड फ्लो कंट्रोल कराएगा। ब्लड फ्लो कंट्रोल कैसे कराएगा कि जो जो हमारे पास रीनल आर्टरीज होती हैं, रीनल की जो मेटा आर्टीरियल्स वगैरह होंगी, वहाँ पे क्या कराएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा तो हमारे पास जो ब्लड जो है वो रीनल से ज़्यादा आगे टिश्यूज़ के अंदर, और वी कैन से ये ना उसके अंदर वो जो हमारा होता है क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर वो जाएगा। सॉरी, ग्लोमेरुलस के अंदर नहीं, अगर इसकी इसकी अगर रीनल की मेटा आर्टीरियल्स के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर कम आएगा ब्लड, और फिर ग्लोमेरुलस के अंदर अगर ब्लड कम आएगा तो फिल्ट्रेट कम बनेगा और हमारा यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ करवाता है ये एंजियोटेंसिन। और क्यों डिक्रीज़ करवाता है, क्योंकि देखता है कि भाई हमारे पास है ना ये बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो रही है, बॉडी के अंदर ब्लड को मतलब बॉडी के अंदर कम ब्लड है, उसको हमें ज़्यादा रिटेन करवाना है बॉडी के अंदर, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा
करवाएगा एट माइटा आर्टीरियल्स ऑफ रीनल। लेकिन अगर देखेगा कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास है ना ब्लड आ रहा है, तो ये क्या कराएगा कि ये इसकी कंसनट्रेशन है ना खुद ब खुद ही किडनी जो है इसको कम रिलीज़ करवाएगी। और अगर ये कम रिलीज़ होगा तो हमारे पास जो मेटा आर्टीरियल्स हैं, वो मेटा आर्टीरियल्स ऑफ रीनल, वो क्या होंगे कि वो वेजोडाइलेट हो जाएंगे। तो हमारे पास ब्लड जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा आएगा और फिर वही ब्लड जो होता है वो पूरी फिल्ट्रेशन के अंदर है ना फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा और फिर ज़्यादा फिल्ट्रेट जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आउटपुट ज़्यादा मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्सेस ब्लड इन द बॉडी वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा और एक्सेस ब्लड इन द बॉडी रिड्यूस हो जाएगा अप टू द नॉर्मल। ये चीज़ याद रखना कि जो भी चीज़ अगर हम कम करा रहे होते हैं तो अप टू द नॉर्मल करा रहे होते हैं, और जो चीज़ हम बढ़ा रहे होते हैं ब्लड की वो बढ़ा रहे होते हैं अप टू द नॉर्मल। जैसे अगर हम आर्टीरियल प्रेशर कभी डिस्कस करेंगे कि हम बढ़ा रहे हैं तो कहाँ तक कब तक बढ़ा रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं अप टू द नॉर्मल। और अगर हम उसको डिक्रीज़ करा रहे हैं तो कितना डिक्रीज़ करा रहे हैं, डिक्रीज़ करा रहे होते हैं अप टू द नॉर्मल। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो हार्मोन आता है वो आता है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे पास बनाता तो हाइपोथैलेमस है लेकिन रिलीज़ होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या कराता है, ये हमारे पास किडनीज़ के अंदर सॉल्ट एंड वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन करवाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये कब रिलीज़ होगा, जब हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लड कम हो रहा होगा, तो उस टाइम पे हमें ब्लड को ज़्यादा स्टोर करवाने के लिए ये वेजोप्रेसिन रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है वो हमारे पास आता है वेजोडाइलेटर एजेंट्स, जो कि हमारे पास क्या कराएंगे कि टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करवाएंगे। पहले हमने वेजो कंस्ट्रिक्टर देखे थे, वो क्या कर रहे थे कि टिश्यूज़ को ब्लड कम प्रोवाइड कर रहे थे और बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो ज़्यादा रिटेन करवा रहे थे। जैसे मैंने एंजियोटेंशन का बताया था कि वो किडनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा जब ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाएगा, तो ये किडनी के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। इसी तरीके से वेजोप्रेसिन था जो कि वाटर और सॉल्ट और वाटर को दोबारा से ज़्यादा मतलब ब्लड के अंदर रिटेंशन करवा रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड का कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था। इसी तरीके से मैंने बताया था नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का, तो वो सारे क्या थे, वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर थे। और एपिनेफ्रिन भी वेजो कंस्ट्रिक्टर था, लेकिन कहाँ पे जाके वेजो डायलेशन करा रहा था, स्केलेटल मसल पे। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि वेजो डायलेटर एजेंट्स कौन से हैं। और वेजोडाइलेटर एजेंट्स क्या कराएंगे कि टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो प्रोवाइड करवाएंगे। वेजोडाइलेटर एजेंट्स के अंदर सबसे पहले आता है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन एक्चुअली ये क्या होता है, ये हमारे पास टिश्यूज़ रिलीज़ कराते हैं। और ये रिलीज़ कैसे बनता है, सबसे पहले ब्रेडिकाइनिन देखना है बनता कैसे है। तो काइनिन एक्चुअली क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। काइनिन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, जो कि हमारे पास टिश्यू रिलीज़ कराते हैं। अब जैसे काइनिन जो होता है वो ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाता है, तो इसके ऊपर अल्फा-2 ग्लोबुलिन जो होता है वो ऐड करता है और उसको ना कन्वर्ट कर देता है क्लियाटिन के अंदर। और फिर सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्लियाटिन को कन्वर्ट करते हैं ब्रेडिकाइनिन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म है, आप लोग फिर भी इसको देख लेना कि ये ब्रेडिकाइनिन बनता कैसे। और फिर ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन एक्यूटली बहुत जल्दी क्विकली एक्शन करेगा। और वो एक्शन क्या करेगा, वो एक्शन कराएगा वेजोडाइलेशन का, ठीक है। तो और फिर इसका याद रखना कि ये क्या कराएगा, वेजोडाइलेशन कराएगा, लेकिन बहुत जल्दी। और थोड़ी ही देर में क्या होगा कि सर्टेन है ना वो इनहिबिटर एंजाइम्स होंगे जो कि क्या करेंगे कि इसकी डिग्रेडेशन करा देंगे। वो कौन सा एंजाइम था, वो था कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, ठीक है। वो क्या कर देंगे कि नहीं, कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस नहीं, दूसरा एंजाइम था, वो मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा। वो क्या करा देंगे, वो इसकी डिग्रेडेशन करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि ब्रेडिकाइनिन का एक्शन सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेडिकाइनिन का एक्शन हम कब सप्रेस करवाएंगे, जब हमें ना ब्लड देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई हो गया है, हमें अब कम ब्लड सप्लाई कराना है, तो अब तब जो है ना ये ब्रेडिकाइनिन की कंसनट्रेशन को हमें डिक्रीज़ करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो है वो है हिस्टामाइन। हमें पता है हिस्टामाइन जो होता है वो मास्ट सेल्स वगैरह से रिलीज़ होता है, ठीक है। और हिस्टामाइन जो होता है वो हमारे पास क्या कराता है, वेजोडाइलेशन वगैरह करवा देता है, ताकि हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं और जो दूसरे जो सेल्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में हेल्प कर सकें। और थोड़ा अगर मैं बेसिक के ऊपर जाऊँ तो इन्फ्लेमेशन के अंदर होता ही ये है कि हमारे पास है ना इस वेजल की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, ताकि हमारे पास मैक्रोफेजेस जो ब्लड से कहाँ पे आ सकें, टिश्यूज़ के अंदर आ सकें, वहाँ पे एक्यूमुलेशन वहाँ पे वो लोग जाके एक्यूमुलेट हो जाएं, इन्फ्लेमेशन कराएं, वहाँ पे तोड़ फोड़ करें। और जो उससे पहले जो इनकी वेजल थी उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ करवा के ही ये लोग आते हैं। तो हिस्टामाइन बेसिकली क्या कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द वेजल। हिस्टामाइन क्या कराता है, वेजोडाइलेशन करवाता है बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द वेजल, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे जो सर्टेन सब्सटेंसेस हैं वो आप लोग देख लेना, बड़े आसान है। वेस्कुलर कंट्रोल्स बाय आइंस एंड अदर केमिकल्स, जैसे कि हमारे पास वो हैं
पोटेशियम है, अगर पोटेशियम हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिससे कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाए, तो वो क्या कराएगा कि वो भी वेजो डायलेट करके रखेगा। हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, हमारे पास क्या होगा कि है ना, नॉर्मली हाइपर पोलराइजेशन जो होती है वो एक इनहिबिटरी साइन होता है कि वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराने में मसला करती है, ठीक है। इसी तरीके से क्लोराइड आइंस जो होती हैं, अब अगर क्लोराइड आइंस हमारे पास और दूसरे जो नेगेटिव आइंस होते हैं वो क्या कराएंगे, वो अगर एक्यूमुलेट हो जाए इनसाइड द मेम्ब्रेन, तो वो क्या कराएंगे कि उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे, तो ये भी हमारे पास है ना मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में मसला कर देंगे, ठीक है। अब अगर कैल्शियम आइंस बाहर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो वो क्या करेंगे कि वो हाइपर कैल्सीमिया क्या कराएगा, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, क्योंकि वो कैल्शियम आइंस बाहर से अंदर बहुत ज़्यादा आएंगे और वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराएंगे। तो ये बिल्कुल आसान ह्यूमरल कंट्रोल था ऑन लोकल ब्लड फ्लो। अब जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।